हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में मैं तुम्हारे साथ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही करवा रखा है, आपको इसी एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज वाले प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। आज हम लोग पार्ट 2 सोशियो रिलीजियस मूवमेंट करेंगे। इससे आपके सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। इवन जो एस्पिरेंट परसों डे आफ्टर टुमारो संडे को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तुम भी इस सीरीज को एक बार देख लेना, इन दोनों वीडियोस को। आपका सोशियो रिलीजियस मूवमेंट का क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ठीक है। और हमारे अपकमिंग एपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो भी एस्पिरेंट्स है उनको तो पढ़ाई कंटिन्यू करते ही जानी है, राइट। एक और मैंने कमेंट देखा था कि ये जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं ये एपीएससी के या बाकी यूपीएससी के बाकी एग्जामिनेशंस में भी काम आएंगे क्या? बिल्कुल इक्वली काम आएंगे। जहां पर भी देखो जनरल स्टडीज का सिलेबस कॉमन है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या डिफेंस सर्विसेज हो या कोई और एग्जामिनेशन हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं वहां पर। ओके, कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर पार्ट 2 ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आज हम लोग नए लीडर्स के बारे में, नए रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में पिछले क्लास में कर लिया था, वहां से आगे, ठीक है। चलिए हम आज बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन किसके बारे में है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। एक और चीज, तुम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 24 मई को देने जा रहे हो, हमेशा याद रखना आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। आधा क्वेश्चन पेपर पढ़ के फिर एग्जामिनेशन के बाद आकर ये मत बोलना कि सर मेरे क्वेश्चन पेपर के सेट में तो लास्ट में अच्छे क्वेश्चन थे, शुरू में टफ आ गया। ये तुम गलती मत करना। एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना, चाहे आप 100 से 70 से लेकर 100 तक का बनाओ या 1 से लेकर 30 तक का बनाओ, मार्क्स उतना ही मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ के, जैसे मैंने क्लास में सिखाया था ना, एक्स वाई जेड मार्क कर सकते हो। एक्स वाला पहले बनाओगे, वाई वाला सेकंड अटेम्प्ट में बनाओगे, और फिर जेड वाला वो क्वेश्चन होगा जिसमें फिर उसके बाद आप कॉमन सेंस, अपनी बुद्धि और ऊपर वाले का नाम लेकर अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। थोड़ा वहां पर रिस्क ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क, वो जेड कैटेगरी वाले। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको करेक्ट ढूंढने बोल रहा है या इनकरेक्ट। वो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर के अपर पार्ट में, और मतलब क्वेश्चन के अपर पार्ट में और क्वेश्चन के लोअर पार्ट दोनों जगह हो सकता है। आज मैंने वैसे क्वेश्चन अटैच किए हैं कि ऊपर में भी लिखा रहेगा कि भाई इनकरेक्ट ढूंढो, या नीचे भी लिखा रहता है इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट ढूंढो। जरूरी नहीं है कि नॉट करेक्ट बोल्ड में लिखा हो, ये तुमसे प्रॉमिस नहीं किया यूपीएससी एपीएससी ने, ये तुमको खुद ढूंढना है। तो यहां पे जब हमने पूरा पढ़ा तो हमको इनकरेक्ट नहीं दिखा, यहां भी इनकरेक्ट नहीं दिखा। चलो माइंड क्लियर है, करेक्ट ढूंढना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पहला स्टेटमेंट क्या? ही वॉज ए पायनियर इन विमेन्स एजुकेशन, फाउंडिंग स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कि इन्होंने विमेन्स एजुकेशन को पायनियर किया और विमेन्स एजुकेशन से रिलेटेड कई स्कूल्स की स्थापना और बाकी चीजों की स्थापना की। एकदम सही बात है, दैट्स व्हाई हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद रखते हैं। विमेन्स एजुकेशन के लिए, विडो रिमैरिज के लिए, विमेन के, गर्ल्स के ओवरऑल अपलिफ्टमेंट के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने काम किया है। सेकंड, ही कैंपेन्ड फॉर विडो रिमैरिज। बिल्कुल, इवन कहा जाता है कि इन्होंने अपने बेटे या अपने एक संबंधी का भी मैरिज एक विडो से करवाया था, समाज में इस कुरीति को तोड़ने के लिए कि विडोज से रिमैरिज करने पर सामने फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। याद रखेंगे। Which led to legislative recognition of widow remarriage in Bengal. Yes, इनके ही प्रयासों से यह सक्सेसफुल हो पाया कि विडो रिमैरिज को ब्रिटिश ने लीगलाइज कर दिया। कब? अराउंड 1856, इसके अराउंड। His efforts for Hindu widow remarriage was supported by राधाकांत देव and धर्म सभा। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुमको समझा रहा हूं मैं। राधाकांत देव एंड धर्म सभा जो है ना, ये एक्चुअली में काउंटर कर रहा था इनके आइडिया। राधाकांत देव और धर्म सभा जो है ये राजा राम मोहन रॉय के भी अगेंस्ट था, क्योंकि राधाकांत देव, इनका मानना यह था कि राजा राम मोहन रॉय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जो लोग हैं ये हिंदू सोसाइटी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हिंदूज हैं बट हिंदू सोसाइटी में इंटरफेयर कर रहे हैं या ब्रिटिश पॉलिसीज को प्रमोट करते हैं। इसलिए राजा राधाकांत देव ने पहले ब्रह्म समाज को काउंटर करने के लिए, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को काउंटर करने के लिए क्या बना रखा था? धर्म सभा। सो ही वॉज नॉट सपोर्टिंग, ही वॉज एक्चुअली काउंटरिंग। थर्ड इज रॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। फोर्थ, he modernized Bengali prose making it simple and accessible to the common people। एकदम सही। अमार सुनार बांग्ला और जोधी त्योर दाक्षी देखियो ना ते एकला चलो रे, ये जो गाना है कितना बढ़िया गाना है, एकला चलो रे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था इसको, एकला चलो रे। तो ये जो सिंप्लीफाइड है ना, सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको शुरुआत करने का काम बंगाली प्रोज
को सिंप्लीफाई करने का काम इन्होंने ही किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और फिर यहां से गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे लोगों ने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा। अभी हमारे अरिजीत सिंह ने कितने सिंपल तरीके से फिर अरिजीत सिंह गाना लिखते हैं और गाते हैं, बढ़िया है। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या हो गया ए। और जो कुछ मैंने तुमको समझाया वो यहां पर एनालिसिस भी यहां पर मेंशन है कि किस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया। 1856 में विडो रिमैरेज एक्ट आता है, बंगाली जो प्रोज था उसको सपोर्ट करने का काम किया, सिंप्लीफाई करने का काम किया। और राजा राधाकांत देव का जो धर्म सभा है वो इनके अगेंस्ट था, वो अगेंस्ट था राजा राम मोहन रॉय के, वो अगेंस्ट था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, बुझे? ठीक है। वैसे राजा राधाकांत देव का नाम तुम और भी कहीं पढ़ते हो क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, राजा राधाकांत देव का नाम आपने और भी कहीं पढ़ा है क्या? दूसरा क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन करेक्ट ही ढूंढना है, नॉट करेक्ट नहीं, ध्यान देना इस चीज पर। अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज द एफर्ट्स ऑफ विद्यासागर लेड टू द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सिर्फ विडो रिमैरिज में इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो कंट्रीब्यूशन है वो एज ऑफ कंसेंट एक्ट में भी है कि गर्ल्स की शादी के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए, क्या मिनिमम एज होना चाहिए कि उनके कंसेंट के साथ उनका हस्बैंड सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है। ये बहुत बड़ी बात थी तभी सोसाइटी में, आज भी बड़ी बात है। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट से पॉसिबल हो पाया, करेक्ट। दूसरा क्या? सत्यार्थ प्रकाश वॉज द बंगाली वीकली न्यूज़पेपर was printed at his संस्कृत प्रेस। एक्चुअली में इनका बंगाली वीकली न्यूज़पेपर है, पर क्या उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है? नहीं। सत्यार्थ प्रकाश जो है भैया, ये सब मैंने आगे लिख भी रखा है, मैं तुमको यहाँ पे समझाते जाता हूं, आगे तुम एनालिसिस पढ़ते जाना, बीच बीच में वो भी साथ में दिखाते जाऊंगा। सत्यार्थ प्रकाश जो है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, आर्य समाज के जो संस्थापक है। और हमारे जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इनके बंगाली वीकली का नाम है, क्या नाम है भैया? सोम प्रकाश। क्या नाम है? सोम प्रकाश नाम है ना, याद रखोगे ये प्रीलिम्स के लिए, मेंस में भी काम आएगा तो वहां भी। तो सेकंड तो रॉन्ग हो गया। थर्ड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्ट्रांगली सपोर्टेड लॉर्ड मैकॉलेज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। यहां पर खाएगा एस्पिरेंट गच्चा, एस्पिरेंट यहां पर सोचेगा कि अरे ये डाउनवर्ड जो फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकॉले का, इसमें मैकॉले ने क्या प्रिंसिपल दिया था कि कुछ इंडियंस को एडुकेट कर दो और फिर वहां से एडुकेशन फिल्टर होते हुए बाकियों तक आएगा। बड़ा रेसिस्ट टाइप का उसका ये आइडिया था कि बस कुछ ही इंडियंस हैं जो एडुकेशन पाने के लायक हैं ब्रिटिश एडुकेशन के, बस हम उसको एडुकेट करेंगे और बाकी उन्हीं से कुछ लोग सीखते हुए आगे इंडिया में चलते जाएंगे, हमारे सरकारी ऑफिस में काम करेंगे। बट इस चीज को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी तभी सपोर्ट किया था। ये थोड़ा क्रिटिकल है बट सही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर सपोर्टेड लॉर्ड मैकॉलेज डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। हालांकि उसके पीछे इनका रेसिस्ट इंटेंशन नहीं था, इनका इंटेंशन या इनकी आइडियोलॉजी तभी ये थी कि सिंस ब्रिटिश रिसोर्सेस कम देते थे एडुकेशन के लिए, तो अगर मान लो कुछ इंडियंस को भी एडुकेशन एक्वायर करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिली, तो ये अपने जो एडुकेशन मिला, जो नॉलेज मिला, उसको बाकी लोगों को ट्रांसफर कर सकते थे। That's why ईश्वर चंद्र विद्यासागर supported Macaulay's downward filtration theory। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% एस्पिरेंट इसमें गलत करेगा, 99% एस्पिरेंट। करेक्ट ढूंढना था, 1 and 3 ओनली होगा, ठीक है। यहां पर वो एक्सप्लेनेशन है सोम प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गोपाल हरि देशमुख। अच्छा, गोपाल हरि देशमुख हैं, ये भी यूपीएससी ने पहले पूछा था, आज हम इनको डिटेल में करेंगे। और देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है, राइट, इनकरेक्ट पूछ रहा है और बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि ये जो कौन से स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट आपको ढूंढने हैं और वो यहां ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपको करेक्ट ही चूज करना है, बस स्टेटमेंट इनकरेक्ट चूज करना है। इसलिए ऊपर में इंस्ट्रक्शन और नीचे भी इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देंगे। पहला स्टेटमेंट क्या? गोपाल हरि देशमुख के बारे में। He was a 19th century social reformer and writer from United Province, emphasizing rationalism, education and social equality। बाकी चीजें सही हैं कि इन्होंने रैशनैलिटी को, साइंटिफिक थॉट को, एडुकेशन को, सोशल इक्वालिटी को प्रमोट किया, पर गोपाल हरि देशमुख यूनाइटेड प्रोविंस से नहीं होंगे। यूनाइटेड प्रोविंस जिसको हम अभी लार्जली उत्तर प्रदेश बुलाते हैं, गोपाल हरि देशमुख। चलिए आप कम से कम कॉमन सेंस एग्जाम में लगाओगे और वो कॉमन सेंस को घर पे छोड़ के नहीं जाना है, ना ही अपने पड़ोसी को देकर जाना है।
कि भैया देशमुख टाइटल रितेश का है और रितेश देशमुख है मराठी, तो गोपाल हरि देशमुख भी पहले क्या थे? मराठी, महाराष्ट्र से। एक्चुअली ये जो देशमुख है ना, ये पहले मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट होते थे, फिर बाद में कास्ट ग्रुप बन जाएगा, है ना, आइडेंटिटी बन जाएगी फैमिली की। सो यूनाइटेड प्रोविंस से नहीं थे, इसलिए रॉन्ग हो गया। Second, he opposed the monopoly of Brahmins in socio-religious life and encouraged equality among all caste. Reformer हैं तो बिल्कुल अपोज करेंगे ही मोनोपोली को ब्राह्मण्स की। Third, he earned the moniker लोकहितवादी। मॉनिकर कहने का मतलब पॉपुलर टाइटल। One who works for the welfare of the people। एकदम सही बात है, ये चीज याद रखिएगा कि इनको लोकहितवादी कह के बुलाया गया है, इनको लोकहितवादी कह के बुलाया गया है। लोकनायक कह के किसको बुलाया गया है? लोकनायक, बताना जरा। थर्ड, और लोकमान्य कह के, लोकमान्य कह के तो तुमने मॉडर्न हिस्ट्री की किताब में पढ़ा होगा, बाल गंगाधर तिलक। पर लोकनायक कौन है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, बिहार पीसीएस में भी पूछा था। लोकनायक कौन, ये तुम बताओगे कमेंट में। उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इंडिया में, लोकनायक का। Fourth, he established in Pune a branch of प्रार्थना समाज, founded an institute promoting remarriages of widows. Actually ये जो प्रार्थना समाज है, अभी हम प्रार्थना समाज पर भी एमसीक्यू करेंगे। इसका ब्रांच इन्होंने पुणे में नहीं बल्कि अहमदाबाद में स्टार्ट किया था, in order to promote the equality, in order to promote education, in order to give voice to the Gujarati speaking people. कि जो हमारे गुजराती मानुष थे, तभी महाराष्ट्र से गुजरात तो अलग नहीं था, तो उनके वॉइस को ताकत देने के लिए इन्होंने प्रार्थना समाज का एक ग्रुप अहमदाबाद में स्टैब्लिश किया था। फोर्थ भी रॉन्ग हो गया, पुणे में नहीं किया था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, 1 और 4 आर इनकरेक्ट। हम आंसर क्या चूज करेंगे? सी, है ना, ध्यान देना, इनकरेक्ट करना है, करेक्ट चूज करके ना आ जाइयो भैया, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल है, थोड़ा और भी देख लीजिए। लोकहितवादी हम गोपाल हरि देशमुख को बुलाते हैं। इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर या वीकली जर्नल भी स्टार्ट किया था, जिसको हितेक्षु बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बाबू? हितेक्षु। तुम्हारा हित चाहने वाला, तुम्हारा अच्छा चाहने वाला हितेक्षु। 2 लैंग्वेज में आता था, गुजराती एंड इंग्लिश शुरू में, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने एक गुजराती बुद्धिवर्धक सभा स्टार्ट की, जिससे कि गुजरातियों में बुद्धि का वर्धन हुआ। फिर तो उसके बाद पूरे इंडिया में गुजराती छाए हुए हैं। ही इज ऑल्सो राइटर ऑफ ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश एंड लोकहितवादी। लोकहितवादी तो हमने देख लिया, लोकहितवादी इनका टाइटल भी है और इन्होंने लोकहितवादी के नाम से पीरियोडिक जर्नल भी स्टार्ट किया था। इसके अलावा ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश नाम का भी इन्होंने पत्रिका स्टार्ट किया। तो यहां पे फिर से देखो, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, ये किसका हो गया भैया? गोपाल हरि देशमुख। और दूसरी तरफ सोम प्रकाश, ये किसका हुआ? अभी मैंने बताया, चलो फटाक से बता दो, मैं पॉज ले रहा हूं। ईश्वरचंद विद्यासागर। और सत्यार्थ प्रकाश, ये भी मैंने अभी बताया था, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी गुड, है ना, याद रखिएगा इन सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रार्थना समाज पर, है ना। चलिए, प्रार्थना समाज, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, करेक्ट ही ढूंढना है। प्रार्थना समाज, द प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड इन 1867 इन बॉम्बे टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी। अब देखिए, याद रखिए कि प्रार्थना समाज ना सच में बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया गया था हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए। हिंदू सोसाइटी जो तभी ऑर्थोडॉक्स आइडिया से जकड़ गया था, उसको आजाद करने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए प्रार्थना समाज की शुरुआत हुई थी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। इट एम्फेसाइज्ड मोनोथेइज्म, कि हम एक गॉड की वर्शिप करेंगे। मोरल अपलिफ्ट, रेशनल वर्शिप, ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रह्म समाज। सही बात है, ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज के फाउंडर जो हमारे राजा राम मोहन रॉय हैं, वो सबके लिए मार्गदर्शक का काम करते थे, और तभी मार्गदर्शक की, मेंटोर की वैल्यू होती थी, आजकल भले वैल्यू ना हो। तो राजा राम मोहन रॉय के रास्ते पर चलते हुए प्रार्थना समाज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। करेक्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है हमारे, ये आर्य समाज के फाउंडर। प्रार्थना समाज के फाउंडर आत्मारंग पांडुरंग है। कौन है प्रार्थना समाज के फाउंडर? आत्मारंग पांडुरंग। साथ में उनके साथ फेमस पर्संस लाइक आरजी भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, बड़े पॉपुलर पर्सनैलिटी है, इन्होंने भी ज्वाइन किया था। और फिर साउथ इंडिया में भी प्रार्थना समाज को प्रमोट किया। तो थर्ड रॉन्ग हो गया। द मूवमेंट एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म सच एज विडो रीमैरिज एंड विमेन्स एडुकेशन। बिल्कुल सही बात। अभी देखो, ये जितने भी ग्रुप्स है ना, सबने विमेन्स एडुकेशन या विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, एक्सेप्ट एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा? धर्म सभा।
क्योंकि धर्म सभा थोड़ा ऑर्थोडॉक्स आइडियाज के पीछे चल रहा था, राजा राधाकांत देव वाला। सो हाउ मेनी आर करेक्ट? ओनली 3, क्योंकि एक फॉल्स हो गया, है ना? ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट ढूंढना है ऊपर, यहां भी करेक्ट लिखा है, ध्यान देते रहेंगे। द मूवमेंट किसके बारे में लिखा है? यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में। अच्छा, यंग बंगाल मूवमेंट, बंगाल में हमेशा मूवमेंट होते रहता है, खेला होते रहता है, अभी भी खेला हुआ, पहले भी होता था। The movement emerged in the early 19th century under the leadership of Henry Louis Vivian Deroggio at Hindu College, कलकत्ता। एकदम सही बात है कि हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने ही, जो कलकत्ता में प्रोफेसर थे, इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, रेडिकल ग्रुप बनाया था यूथ का, जो इनको नए आइडियाज, ये यहाँ पर नए आइडियाज सिखाते थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बातें सिखाते थे, और इनको बोलते थे कि आपको ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। एक प्रोफेसर थे, मास्टर दा थे ये भी, करेक्ट। वैसे मास्टर दा कह के किनको संबोधित किया जाता है? हु इज नोन एज मास्टर दा? पॉपुलरली क्रांतिकारी भी थे वो, रिवॉल्यूशनरी। सेकंड क्या है? यंग बंगाल एडवोकेटेड रेशनलिज्म, फ्री थॉट, क्रिटिसिज्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सही बात है, जो चीज भी समाज को पीछे खींच सकती है उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। डेरोजियो एंड हिज स्टूडेंट्स वर इंस्पायर्ड बाय द यूरोपियन एनलाइटमेंट एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, करेक्ट। जैसा मैंने अभी बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बातें करते थे, एंड नो डाउट यूरोपियन एनलाइटमेंट, क्योंकि यूरोप में एनलाइटमेंट या पुनर्जागरण सोसाइटी में पहले शुरू हुआ था। Members promoted education for women and encouraged adoption of progressive social reform, करेक्ट। चारों स्टेटमेंट करेक्ट, कि जब भैया एनलाइटमेंट की बात करेंगे तो विमेन एडुकेशन भी प्रमोट करेंगे ही। ऑल 4 आर करेक्ट है, कोई गलत नहीं था। इतना याद रखिएगा आप हेनरी विवियन डेरोजियो और उनके यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में। हालांकि फिर उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था, ब्रिटिश ने कॉलेज से निकाल दिया, उसके बाद ये यंग बंगाल मूवमेंट उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, ठीक है, ब्रीफ पीरियड के लिए रहेगा। पर इसके बाद कई बंगाली यूथ जो थे वो इससे इंस्पायर्ड होकर आगे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। इनकरेक्ट ढूंढना है हमें, अगेन यहां पर शुरू में ही इनकरेक्ट लिखा है, ठीक है। किससे रिलेटेड? सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड, है ना। इस्लाम में या मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए, मॉडर्न लाइन पर रिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि इस्लाम में भी मुस्लिम सोसाइटी में 2 टाइप के सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर होंगे। एक ग्रुप जो होगा ना वो पुराने ऑर्थोडॉक्स आइडियाज पर चलेगा, पूरी तरह से रिफॉर्म तो नहीं कहलाते हैं, बट फिर भी उसी कैटेगरीज में हम अगर कैटेगराइज करें तो जैसे देवबंद मूवमेंट था वो पुराने आइडियाज की बात करता था, पर सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ मूवमेंट होगा, है ना, जो इनके अलीगढ़ में एडुकेशन के स्टार्ट करने से शुरू होगा, वो न्यू मॉडर्न आइडियाज पर था। Sayyid Ahmad Khan established the Muhammad Anglo-Oriental College in 1875, which later became the AMU, Aligarh Muslim University. Yes, one of the renowned university, education के one of the most important, learned, respected centers में से एक है ना। तुम में से भी कई लोग स्टूडेंट होंगे, बता सकते हो कौन है? कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं जो अभी AMU में पढ़ रहे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है। इन्होंने मुस्लिम सोसाइटी में एडुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफी काम किया, क्योंकि इन्होंने बोला कि जब हिंदू सोसाइटी एडुकेशन की बात कर रही है राजा राम मोहन रॉय से इंस्पायर्ड होकर, हालांकि ऐसा नहीं था कि राजा राम मोहन रॉय या ईश्वर चंद्र विद्यासागर सिर्फ हिंदू सोसाइटी में प्रमोट कर रहे थे, पर फिर भी जब लार्जली हिंदूज एडुकेटेड हो रहे हैं और वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी या सोसाइटी में बाकी जगहों पर जब ज्यादा रिस्पेक्ट ले रहे हैं, ज्यादा वैल्यू मिल रही है, देन व्हाई नॉट द मुस्लिम सोसाइटी, ये चीज उन्होंने एम्फसाइज किया था। He promoted modern education, English and scientific knowledge among Indian Muslims. करेक्ट है, वही बात जो मैंने अभी बताई। He encouraged rebellion against the British to achieve educational reform. Actually कोई रिबेलियन नहीं कर रहे थे, ये बस बोल रहे थे कि भैया आप क्या करो, आप एडुकेशन एक्वायर करो, मुस्लिम सोसाइटी को बोल रहे थे, सो दैट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको इक्वल शेयर मिलेगा। इक्वल शेयर कहने का मतलब कि आपको भी वहां वैल्यू मिलेगी, आप भी सीनियर पोस्ट पे जा सकोगे, आप जर्नलिस्ट बन सकोगे, लीडर्स बन सकोगे। ये रिबेलियन नहीं। His movement aimed at the socio-economic and educational upliftment of the Muslim community. ये सही है, socio-educational and economic upliftment करवाने की बात। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। कितने इनकरेक्ट हुए? सिर्फ एक ही इनकरेक्ट हुए, नंबर 3 वाला। ओनली 1 चूज करेंगे हम आंसर में, बुझ रहे हो कि नहीं, है ना, ओनली 1 चूज करेंगे। हालांकि एक चीज याद रखिएगा कि आगे जाकर सर सैयद अहमद खान जो है ये एक्चुअली 2 नेशन थ्योरी को काफी सपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर इंसान की आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है और फिर इन्होंने 2 नेशन थ्योरी को भी सपोर्ट किया। यही 2 नेशन थ्योरी आगे जाकर पाकिस्तान मूवमेंट का बेस बनेगी, याद रखेंगे। बट शुरू में इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे इंडियन सोसाइटी में, सो इनके रिफॉर्म्स, इनके वर्क्स काफी काबिल तारीफ है। अभी हमें करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट ढूंढना है किसके बारे में? राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने तुमको पिछले सेशन में भी समझाया था, इसलिए आज ये जो क्वेश्चन है ना तो मैं इसका आंसर अभी पढ़ के बताऊंगा डिस्कस करके, और ना ही मैंने आगे इसका एक्सप्लेनेशन अटैच करके रखा है।
इस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 का। वैसे मैंने एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड में अटैच किया है, पर फिर भी इसका आंसर तुम्हें बताना है 7 का आंसर क्या होगा। आ जाओ 8 पर। 8 क्या है? सत्य शोधक समाज के बारे में। सत्य शोधक समाज बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। करेक्ट ढूंढना है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई ज्योतिराव फुले इन 1873 टू एडवोकेट सोशल जस्टिस एंड डिसमेंटल द कास्ट हायरार्की। सही है, ज्योतिराव फुले, या जिनको रिस्पेक्ट के साथ ज्योतिबा फुले बुलाया जाता है, उन्होंने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिससे कि कास्ट हायरार्की, जो रिजिड कास्ट हायरार्की है, उसको तोड़ा जा सके और जो डिप्रेस्ड क्लासेस था, जो अनटचेबल था, उसको एडुकेशन मिले और उसका अपलिफ्टमेंट हो सके। सही है। द मूवमेंट एनकरेज मास एडुकेशन, रेशनलिज्म एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। इन्होंने खुद अपनी पत्नी को पहले शिक्षित किया और फिर पति और पत्नी दोनों ने मिलकर शिक्षा का प्रसार किया। पिछले सेशन में भी देखा था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। एमिंग टू अपलिफ्ट द मार्जिनलाइज्ड एंड अनटचेबल्स। करेक्ट है जी। इट सर्व्ड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर नॉन एलिट हिंदू कम्युनिटीज टू क्लेम सोशल राइट्स, चैलेंजिंग बोथ ऑर्थोडॉक्स सोशल नॉर्म्स एंड प्रिस्टली अथॉरिटी। नॉन एलिट हिंदू कम्युनिटी मतलब कि जो हिंदू कम्युनिटी एलिट नहीं थी, जिसके पास ज्यादा पावर नहीं था, ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, वो इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, सत्य शोधक समाज पर, और जो एलिट हिंदू कम्युनिटी के ऑर्थोडॉक्स आइडियाज हैं उसको चैलेंज करते हैं। सही है। यहां पर ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें करेक्ट ढूंढना था, हम आंसर क्या चूज करेंगे? ऑल 3 आर करेक्ट। ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है। ज्योतिराव फुले के बारे में मैंने वैसे पिछले सेशन में भी बताया था, कुछ और चीज मैं अभी ऐड कर दूं। इनके लाइफ में थॉमस पेन नाम के एक पर्सन है, उनकी बुक राइट्स ऑफ द मैन का काफी इंपैक्ट है। क्वेश्चन यहां से यूपीएससी एपीएससी बना सकता है, बीपीएससी बना सकता है कि ज्योतिबा फुले के लाइफ में किस पर्सन के बुक का इंपैक्ट है, तो थॉमस पेन की बुक राइट ऑफ द मैन का इंपैक्ट। बहुत बढ़िया। जिससे इन्होंने सीखा कि सोसाइटी में किस तरह से जो डिप्रेस्ड ग्रुप है या विमेन ग्रुप है, उनको एडुकेशन के थ्रू ही अपलिफ्ट किया जा सकता है। इन्होंने पुणे बेस्ड न्यूज़पेपर दीन बंधु नाम का जो न्यूज़पेपर है, इसके थ्रू अपने व्यूज को प्रमोट करने का काम किया। दीन बंधु, दीन मतलब गरीबों का जो दोस्त है, दीन बंधु। इनके जो वर्क्स हैं, हम इसको अखंड के नाम से बुलाते हैं, विच इज इंस्पायर्ड और विच इज लिंक्ड टू द अभंग ऑफ मराठी सेंट वरकरी ग्रुप तुकाराम। जो वरकरी ग्रुप है मराठी सेंट का, मराठी ग्रुप का, संत तुकाराम जो हैं, जिनके ग्रुप्स को हम वरकरी ट्रेडिशन भी बुलाते हैं, है ना, संत तुकाराम वरकरी ट्रेडिशन के, उनके वर्क्स को हम अभंग बुलाते हैं। ठीक है। और यहां हमारे जो ज्योतिराव फुले हैं, इनके वर्क को हम क्या बुलाते हैं? अखंड बुलाते हैं। अभंग संत तुकाराम के, वरकरी ट्रेडिशन वाले, और ज्योतिबा फुले के अखंड, दोनों में सिमिलरिटी। इनके और भी फेमस वर्क हैं, जिनमें गुलामगिरी है, ये तो कई बार पूछा गया है, इशारा है, तृतीय रत्न है, ये सब ज्योतिराव फुले के अदर वर्क्स हैं। पिछले साल मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बार बार हम इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और नॉट करेक्ट ढूंढना है। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी एक ग्रुप हो जाएगा रिफॉर्म का। इट वॉज ए सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज फॉर्म्ड इन पुणे, महाराष्ट्र ऑन जून 12, 1905 बाई महादेव गोविंद रानाडे। वैसे महादेव गोविंद रानाडे भी अपने आप में एक रिफॉर्मर हैं, बट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी रानाडे साहब ने नहीं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गांधी जी के मेंटोर, गांधी जी के गुरु गोखले साहब ने बनाई थी। बुझे। और गोखले साहब के मेंटोर है रानाडे, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी रानाडे ने नहीं, गोखले साहब ने बनाई है, रानाडे के शिष्य, गांधी जी के गुरु। दो सोसाइटी बिगेन पब्लिशिंग द हितावदा, है ना, बहुत बढ़िया, एन इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल फ्रॉम नागपुर। याद रखिएगा कि ये जो हितावदा नाम का जर्नल है, ये किनसे एसोसिएटेड है? गोखले साहब से। ठीक है। सोशल रिफॉर्म के बारे में, एडुकेशन के बारे में यहां लिखेगा। इट वॉज फॉर्म टू हार्नेस द यूथ टू पेट्रियोटिक सर्विस थ्रू सोशल वर्क डेडिकेटेड टुवर्ड्स वल्नरेबल सेक्शन। करेक्ट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का यही पर्पस था कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें यूथ बिना किसी भेदभाव के पूरी तरह से डेडिकेट होकर सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शन के लिए, चाहे वो डिप्रेस्ड क्लास हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, उनके बीच एडुकेशन, सोशल अपलिफ्टमेंट का काम करेगा। इट लेटर मर्ज्ड विथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। एक्चुअली रॉन्ग है भैया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इसके पहले बनी है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जब बनती है ना, उसमें महादेव गोविंद रानाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, फिर इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने, और क्या बनाया? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। याद रखोगे ना ऐसे। 4th इज रॉन्ग, 2 and 3 आर करेक्ट, 1 वाज रॉन्ग, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ओनली 2। यहाँ पे ओनली 2 करेक्ट भी है, ओनली 2 रॉन्ग भी है वैसे। ठीक है।
ये याद रखो। देखो मैंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी समझा रखी है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी, राइट। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ने के बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को फर्स्ट सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन भी बुलाया जाता है, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले अपने व्यू जो है वो हितावदा नाम के न्यूज़पेपर से या हितावदा नाम के जर्नल से पब्लिश करने का काम करते हैं। जहां तक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करें तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत होती है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर, ये सब महाराष्ट्र के फेमस सोशल रिफॉर्मर है ना, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, इन लोगों ने पहले बनाया न्यू इंग्लिश स्कूल। न्यू इंग्लिश स्कूल, ये स्कूल मेरे घर के पास था एक, मतलब ये दूसरा वाला स्कूल है बट मेरे घर के पास भी था एक न्यू इंग्लिश स्कूल बचपन में। एंड विथ इंक्लूजन ऑफ एमजी रानाडे, है ना, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे जब न्यू इंग्लिश स्कूल के पार्ट बनते हैं तो 1884 में न्यू इंग्लिश स्कूल किस नाम से चेंज हो जाता है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो पहले बाल गंगाधर तिलक, चिपलुंकर एंड गोपाल गणेश अगरकर ने मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल बनाया 1880 के अराउंड महाराष्ट्र में। 1884-85 के अराउंड महादेव रानाडे भी जुड़ते हैं और ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बन जाती है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने फर्ग्यूसन कॉलेज एस्टेब्लिश किया था, जो कि पहला इंडिजीनियसली रन कॉलेज था, इंडिजीनियसली रन हायर एजुकेशन सोसाइटी। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से तुम्हारा दोनों चीज हो गया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 10 अबाउट एसएनडीपी, श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट। बहुत जरूरी है ये भी। पहला स्टेटमेंट क्या और करेक्ट ढूंढना है। It was dedicated to uplift the Ejhawa community in Kerala by promoting social equality। याद रखिएगा ये वैसे करेक्ट स्टेटमेंट है और यहां से याद रखिएगा कि एझावा कम्युनिटी एक वल्नरेबल कम्युनिटी थी, कहां पर? केरला में, जिसके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए श्री नारायण गुरु के टीचिंग्स को फॉलो करते हुए ये एसएनडीपी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो एझावा कम्युनिटी केरला की किनके टीचिंग्स को फॉलो करें? श्री नारायण गुरु के, इनके बारे में मैं थोड़ा भी बताऊंगा, केरला में। It emphasized on the teachings of Sri Narayan Guru's famous message, one caste, one religion, one God for all। याद रखना ये खुद अपने आप में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 2। श्री नारायण गुरु का ही ये मैसेज था, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल। मतलब ये ना अद्वैत के बारे में बता रहे थे। याद करो आर्ट एंड कल्चर की क्लास में तुमको अद्वैत फिलॉसफी पढ़ाई है, जिन क्लासेस में अभी हुआ है, अद्वैत कि ब्रह्म और जो आत्मा है या परमात्मा और आत्मा है वो एक ही है। अद्वैत, वन कास्ट, वन गॉड, right, one religion। It also challenged Brahminical dominance by establishing parallel temples and worship places that were open to all lower caste community। एकदम सही बात है, इन्होंने लोअर कास्ट कम्युनिटी के लोगों को टेम्पल एंट्री भी प्रोवाइड करवाया, एक पैरेलल टेम्पल्स का एस्टेब्लिशमेंट करके या पैरेलल रिलीजियस प्लेसेस का एस्टेब्लिशमेंट करके। करेक्ट ढूंढना था, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑल 3 हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले यहां इधर देख लीजिए, एसएनडीपी मूवमेंट इंस्पायर्ड फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ श्री नारायण गुरु, अभी बताने वाला हूं मैं। पर इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन थे? डॉक्टर पद्मपालन पलपू, डॉक्टर पद्मनाभान पलपू। इन्होंने श्री नारायण गुरु की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए केरला में एझावा कम्युनिटी, जो तभी डिप्रेस्ड कम्युनिटी थी, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए ये वर्क स्टार्ट करवाया। टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलेंगे इसी से इंस्पायर्ड होकर 1903 और उसके आसपास आगे के टाइम में, ठीक है। श्री नारायण गुरु की जहां तक बात करें तो श्री नारायण गुरु एक फिलोसफर, स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिन्होंने अद्वैत के सिद्धांत से ही मिलाकर वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड की बात बताई। इनके जो वर्क हैं, श्री नारायण गुरु के वर्क, इसको दैव दशकम बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, दैव दशकम, विच इज वाइडली यूज्ड एज अ कम्युनिटी प्रेयर इन केरला। आज भी केरला में कम्युनिटी प्रेयर के लिए श्री नारायण गुरु के वर्क दैव दशकम को यूज किया जाता है। और एक फ्रेंच फिलोसफर था या नोबल लॉरेट था, उसने इनको बोला था ज्ञानी ऑफ कर्मा। यहां पे ज्ञानी लिखा है, ज्ञानी ऑफ कर्मा। उसने श्री नारायण गुरु को ज्ञानी ऑफ कर्मा कहा के संबोधित किया था। तो ये आपके आज के 10 क्वेश्चंस हो गए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के। जाते जाते एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी तुमको बताना है, बीच बीच में जो क्वेश्चन मैंने बोला वो भी, और ये रहा प्रैक्टिस क्वेश्चन थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो ये आज का सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। यूपीएससी एस्पिरेंट भी इसको देखकर जाएं और एपीएससी एस्पिरेंट को तो देखना ही है ना। यूपीएससी एस्पिरेंट को एक बार फिर से बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बिना डरे जाकर एग्जाम देकर आओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन आफ्टर एग्जामिनेशन। जय हिंद।